नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन 16वीं सदी में विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था जिसका उन्वान था मच अडू अबाउट नथिंग। मच अडू अबाउट नथिंग। आज मुझे कोई कह रहा था कि विलियम शेक्सपियर ने जब 16वीं सदी में ये प्ले लिखा तो पाकिस्तान के बारे में वो सोच रहे थे। पाकिस्तान वैसे 20वीं सदी में बना, लेकिन अगर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, अदालती मुकदमे, फैसले, मुख्तलिफ किस्म के जो ओवरचर्स हैं यहाँ पे, जो एक साइड से दूसरी साइड पे चीज़ें जाती हैं, उसको आप देखें तो आपको महसूस होगा मच अडू अबाउट नथिंग। आज मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को उनका पासपोर्ट मिल गया। उन्होंने अब बरतानिया लंदन जाने का फैसला किया, जहाँ से वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब मुमकिन है इंशाल्लाह तौर पर उनके साथ वापस आएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बहुत से सियासी हलकों का ख्याल है कि उस वक्त आएंगे जब पंजाब की हुकूमत गिरा दी जाएगी। और परवेज़ इलाही साहब लंदन में क्या करने के लिए हैं, ये भी एक मामला है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बहुत तवील मीटिंग की इंटीरियर मिनिस्ट्री की, इन कैमरा ऑन कैमरा, जिसमें यह फैसला किया गया कि लॉन्ग मार्च जो इमरान खान की होगी, इवन बता दिया गया कि कितने लोग होंगे उस लॉन्ग मार्च में। उन्होंने कहा कि 15 से 20 हज़ार लोग तवक्को है कि इस्लामाबाद का रुख इख्तियार करेंगे। कब करेंगे ये मालूम नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह ने पूरी तैयारी कर ली है पुलिस, FC, रेंजर्स और सिंध पुलिस की मदद से कि इमरान खान की लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना। अगर ये खालिस्तन सियासी मूवमेंट्स हैं तो दूसरी तरफ भी बहुत इंटरेस्टिंग लीगल डेवलपमेंट्स हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने फैसला किया कि तहरीक इंसाफ की जो पिटीशन है नैब अमेंडमेंट्स के एक्ट के कानून के खिलाफ, उसकी डे टू डे हियरिंग होगी। अगर एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह ऑब्जर्वेशन और रिमार्क भी दिए कि 62(1)(f का जो कानून है जिसमें लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन की गई है, फैसल वाडा का वो केस सुन रहे थे, ये बड़ा क्रूअल है, ये बड़ा जालिमाना है। अब याद रहे कि 62(1)(f की जद में जहांगीर खान तरीन भी आते हैं और नवाज शरीफ साहब भी उसकी जद में आते हैं। तो एक स्टेज सेट हो रहा है मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट्स के लिए। एक सियासी बसात पाकिस्तान में जो है तब्दील हो रही है। ये किस डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं हो पाएगा, इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ साउथ पंजाब के। वेरी वार्म वेलकम टू। मेरे साथ ही तशरीफ़ रखते हैं राना एहसान अफजल खान साहब, PMLN के रहनुमा हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के मेंबर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं और मेंबर है सेंट्रल वर्किंग कमेटी के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। एडवोकेट अबूजर सलमान खान नियाजी हमें एक वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से ज्वाइन करेंगे। वंस अगेन आई से वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर बात का आगाज़ करें सेनेटर ऑन अब्बास साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने आपकी लॉन्ग मार्च का नंबर भी उनको पता चल गए हैं, लीक हो गए उनको नंबर, और पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है और इसमें सिंध पुलिस भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन लॉन्ग मार्च का आप लोगों ने अभी तक ऐलान ही नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ तो मैं उसी स्टेटमेंट को वहाँ ले जाता हूँ जो कि खान साहब ने कहा था कि जो राना सनाउल्लाह की तैयारी वो तो हमें पता है, जो हमारी तैयारी है उसको शायद करेंगे क्या, पैराशूट करने लगे इस्लामाबाद में, क्या करेंगे, जहाज़ों से आएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो अवामी एक इनकलाब होता है ना, ये इसकी प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। ये वो चीज़ें होती हैं जो प्रेडिक्शन या नंबर्स आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इससे पहले जब 25 मई को हम आए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। आप 27 किलोमीटर रेडियस इन्होंने ऐसे सील किया था कि पूरे पंजाब से, मुल्तान से लेके इस्लामाबाद 500 किलोमीटर में एक बस हमारी मोटरवे के ऊपर नहीं चढ़ सकी थी। पूरा GT रोड बंद था। डू यू रियली थिंक कि जब पंजाब अभी भी तैयारी है ना उनकी, पंजाब हुकूमत गिराना चाह रहे हैं। पंजाब हुकूमत हमारी है और हुकूमत गिराना चाह रहे हैं आपकी, यही तो आपकी लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत गिरा देंगे। कह रहा हूं कि लॉन्ग मार्च हुकूमत गिरने से पहले होगा और इनकी सोच है वो कल हुकूमत गिरा दें आपकी सुबह से पड़ेगा। राना सनाउल्लाह सोचना पड़ेगा कि ये टूल प्लाजा जो मोटरवे है, इससे आगे उसने रोकना किसने। और एक चीज है, ये 15-20 हज़ार की जो फिगर कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सिर्फ अगर F6 F7 सेक्टर जो कि ब्लू एरिया रेड जोन के रहे, यहां से इतने लोग निकलने, इनका तो माइंड ही आउटसेट हो जाना। हम साउथ करना क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं चाहते, एक सिंपल इलेक्शन, फेयर एंड फेयर इलेक्शन, और कुछ भी नहीं। और ये हमारा राइट है। आप लोग लोगों को निकाल के, दुनिया को दिखा के, क्या एक अपनी हमायत दिखा के आप डिमांड करना चाहते हैं कि इलेक्शन? हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट बैठी है वो मैंडेट लेके नहीं आई, उसको चोरी शुदा मैंडेट के तहत किसी की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक यहां इस्लामाबाद में वहां पे बिठाया गया है। लोगों की ख्वाहिशात और हैं, और ये 17 जुलाई का जो बाई इलेक्शन था वो एक टेम्परेचर गेज था कि लोग क्या चाहते। अवाम पाकिस्तान में चाहते हैं कि इस वक्त अगर कोई एक शख्स, अभी फिर होने लगे हैं बाई इलेक्शन, सब आप 10 बाई इलेक्शन, रिजल्ट यही आएगा। बिकॉज बड़ी तैयारियां हैं कि इस दफा नहीं आएगा वो रिजल्ट। 5 महीने में जो इकोनॉमी के साथ हो चुका है, ड्यू रियली थिंक लोग बर्दाश्त कर, लोग हमारी मोहब्बत में शायद इतना ना आए, लोग अपनी तकलीफ की वजह से निकलेंगे।
देंगे। लोगों के साथ इस वक्त जो हो रहा है इनको तो अंदाजा नहीं। आटे का रेट होनी है ये लॉन्ग राना मार्च? सनाउल्लाह से इमरान खान को आटे का बता ही नहीं रेट किसी को कब होनी है ये लॉन्ग मार्च। ये डॉक्टर साहब कल मैंने उनका इंटरव्यू किया, उनका मैं नहीं बता सकता। डेट अनाउंस नहीं करेंगे, इट विल बी कंप्लीट सरप्राइज। लेकिन राणा साहब ने तो तैयारी कर ली है। आप डेट अनाउंस नहीं करें, राणा साहब तैयारी कर ली है, उनको फिगर्स भी पता है कि 15,000। एक चीज और, अगर हम ये फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर खान साहब अगर आज रात को ये कहें कि कल सुबह लॉन्ग मार्च है तो फिर ये क्या करेंगे? रात को गवर्नमेंट गिर जाएगी पंजाब की। मैं कहता हूं इतनी जल्दी गिर जाएगी डॉक्टर साहब, जिसने गिराना है उसने इस तरह नहीं गिराना, बकायदा अदम एतमाद लेके आनी है, उसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा। जब तक प्रोसेस होगा उस वक्त तक आपको क्या पता पुलिस किसकी बात मानेगी? डी चौक खान साहब बढ़ चुके हैं। पंजाब हुकूमत गिराने का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। देखिए मेरे पास तो कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि ये फौरन कोई होने लगा है, लेकिन ज़रूर अगर हुआ तो एक आईनी तरीके से होगा, और जब होगा तो किसी से ढका छुपा तो नहीं होगा। क्या होगा पंजाब? आईनी तरीका यही होगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ जो है वो नंबर्स शो करने पड़ेंगे, इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं है। लेकिन जब होगा तो मेरे ख्याल से छुप छुपा के तो नहीं होगा। जिस तरह इनकी जो रिजर्व सीट्स पे पीटीआई के लोग हैं उनको बाज लोग राब्ता कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं, ऑफर्स भी कर रहे हैं, डरा धमका भी रहे हैं। यही चीज साउथ पंजाब में भी हो रही है, बताया नहीं सेनेटर साहब ने कि वहां पर भी। लेकिन देखिए ना, पीटीआई वाले अगर किसी और जमात को तो वोट डाल नहीं सकते, तो वो उनका वो तो अब वो रास्ता तो खत्म हो गया। तो अगर ये हुआ तो कोalition के पार्टनर्स ही चेंज होंगे, तो वही एक तरीका है। कोalition के पार्टनर्स चेंज होंगे, पीएमएलक्यू के लोग चेंज होंगे। अब देखिए समझ तो यही आता है ना, रास्ता तो यही है, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कोई पार्टी मेंबर दूसरी पार्टी को वोट नहीं डाल सकता, पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। तो इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। जब भी हुआ अवाम के सामने होगा। और अच्छा, अबूजर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, न्याजी साहब ने जी। अबूजर सलमान खान न्याजी चूंकि वकील हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, न्याजी साहब क्या ये जो राणा साहब कह रहे हैं कि पंजाब में जो कुछ भी होगा वो सिर्फ एक पार्टी अपनी लॉयल्टी चेंज कर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ के लोग दूसरी तरफ जा बैठे वहां वोट डाल दें? आप इससे एग्री करते हैं कि इस वक्त लीगल पोजीशन यहीं पे खड़ी है सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के बाद? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, जो डिफेक्टिंग मेंबर है उसका वोट जो है वो जो पार्लियामेंट्री पार्टी की जो डायरेक्शन अगर उसके खिलाफ होगा तो वो वोट काउंट नहीं होगा। दैट मीन्स जो पीटीआई के जितने मेंबर्स हैं ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली और साथ जो रिजर्व सीट के मेंबर्स हैं, दे कांट वोट अगेंस्ट द पार्टी लाइंस। तो अनटिल एंड अनलेस अगर पीएमएलएन-क्यू जो है वो ही अगर खिलाफ वोट करती है तो दैट मीन्स देन द गवर्नमेंट इज इन ट्रबल, अदरवाइज द गवर्नमेंट इज सेफ एज फार एज द पीटीआई वोट इज कंसर्न्ड। यानी पीएमएलक्यू अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ करेगी कहीं? इसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो एक पिटिशन डाली है मेरे ख्याल लाहौर हाई कोर्ट में, ये उसकी तरफ इशारा है सूरत हाल का? मे बी अगर वो चौधरी शुजात हुसैन का जो ग्रीवियंस है अगर वो कोर्ट में रिड्रेस हो जाता है उनके हिसाब से जिस तरह का वो रिलीफ चाह रहे हैं, तो फिर भी पार्टी जो गवर्नमेंट है दैट विल बी अंडर थ्रेट। और इन केस मेरे ख्याल से ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इलॉजिकल सी बात होगी कि अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर है तो हाउ कैन दे गो अगेंस्ट देयर ओन चीफ मिनिस्टर। सो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह रास्ता निकलेगा फॉर पीएमएलएन के वो पंजाब गवर्नमेंट चेंज करे। मुझे कोई आइन में यही तरीका है जो मैंने आपको बता दिया, नंबर गेम है। एट द एंड ऑफ द डे पीटीआई तो वोट कर नहीं सकती और पीएमएलक्यू भी अगर अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जाती है तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे कुछ उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट होती नजर नहीं आ रही। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग लीगल पॉइंट, ये कैसे होगा? मतलब जी ये तो हो नहीं सकता। जरा रोके। परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं तो यकीनन उनके 10 लोग हैं, हमारे 176 हैं, उनके 10 लोग हैं, टोटल 186 हो गए। ये तो हो नहीं सकता कि उनके अपने लोग उनके खिलाफ जाए, उनको दोबारा। क्यों नहीं हो सकता? अगर चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी मिल जाती है चीफ मिनिस्टर पिटिशन की तरह, ऐसा नहीं होने लगा। जो हो रहा है, मैं आपको चौधरी शुजात हुसैन की पिटिशन का क्या स्टेज है? फाइल हो जाएगी बिकॉज 10 के 10 मेंबरान ने ऑलरेडी परवेज इलाही को अपना लीडर मुंतखब कर दिया। जो हो रहा है और जो होने जा रहा है, जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि जो हमारे रिजर्व सीट्स के लोग हैं उनको ऑफर की जा रही है इतने सम ऑफ मनी, इतना पैसा आपको दिया जाएगा, इसके बदले में जब आप और करना कि आपने सिर्फ एब्सटेन करना है। सो 10 या 15 प्रिज्यूम किया जाता है कि 10 या 15-20 लोग उस दिन टर्न अप नहीं होते जिस दिन उन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट लेना है, तो हमारे नंबर्स 186 नहीं होंगे, वो जाएंगे 165 या 170 फॉर एग्जांपल। इनके पास कितने हैं? इसके बदले में उनको पैसे मिलेंगे, वो वोट उनके लिए भी नहीं करेंगे, इसके बदले में उनको पैसे मिलेंगे, प्लस फ्यूचर में रिजर्व सीट पे दोबारा नॉमिनेट किया जाएगा। ये प्रोसेस किया जा रहा है कि जब दोबारा हुकूमत बनेगी उसमें तुम्हें दोबारा, अगर वो वोट डालेंगे ही नहीं तो वो फारिग ही नहीं होंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। एब्सटेन करने वाला तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा ना, सिर्फ हमारी पार्टी से निकाला जाए क्योंकि
क्योंकि हमारी अच्छा, रेट क्या है इसका? रेट तो 5 करोड़ से शुरू हो और 20 करोड़ तक जा रहा है जी। अच्छा। 20 करोड़ तक। सर मुझे भी कोई दिलवाए सर कुछ इस तरह ये सारी ये तो मैं चाह रहा हूं कि मैं भी उसमें शामिल होता है, शायद मुझे भी कुछ मिल जाता है ऐसा। क्लैरिटी साहब आपने भी उम्र जाया कर दी वकालत पढ़ने में और हमने मीडिया में देखिए ये सारे मफरूजे ये पहली दफा नहीं हम सुन रहे, बिल्कुल पहली दफा सुन नहीं रहे। हर दफा ये जो है वो रट लगा के आ जाते हैं। अमेरिका से बोरियां आ रही हैं खरीदो फरोख्त होने के लिए, फिर पता चलता है पूरी कहानी वो ये कह रहे थे ना जी, अमेरिका से बोरियों आ रही है, यहाँ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करने यहाँ बढ़े। नहीं, लेकिन ये हमेशा इनकी देखें, यू हैव टू प्रूव दिस। अगर कोई ऐसा हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि कोई ऐसा प्लान ही पैसे का मामला नहीं, मेरे ख्याल से नहीं मामला। और मैं लोग क्यों चेंज करेंगे अपनी लॉयल्टीज? मैंने तो आपको रास्ता बता दिया कि जो एक रास्ता जो समझ आता है वो ये है, वो कोएलिशन वाला है, उसके अलावा नहीं है। आपने बताया ना कि बड़ा मुश्किल है। अच्छा देखिए नियाजी साहब, राणा साहब बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं कोएलिशन वाला तरीका है, ये क्या तरीका आपको समझ आ रहा है जो राणा साहब जिसकी तरफ हिंट कर रहे हैं? देखें मेरे ख्याल से अगर कोलिशन में तो एक ही पार्टी है, उसके अलावा तो कोई पार्टी नहीं है। या राणा साहब कानून की बात बता रहे हैं या उनको कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन है? अगर इनसाइड इंफॉर्मेशन है तो फिर कोलिशन का अगर नाम ले रहे हैं तो आई थिंक उनके पास कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन होगी। जो कानूनी पोजीशन है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक चीज बात हो रही थी अब्सटेन करने की, अब्सटेन करेंगे तो वो फिर भी सीट खाली नहीं होती। सॉरी, जब अब्सटेन करते हैं तो फिर भी डिफेक्शन आती है। अगर अब आर्टिकल 63A पढ़े, वो ये कहता है कि पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ, पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ आप अब्सटेन करते हैं या उसके वोट अगेंस्ट करते हैं तो डिफेक्शन का जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है और आप उसके बाद अपनी सीट से फारिग हो सकते हैं। सो अब्सटेन पे भी पेनल्टी कम्स इनटू ऑपरेशन। तो ये जरा क्लियर कर लें बात। अच्छा नियाजी साहब, परवेज इलाही साहब सीरियसली बरतानिया तशरीफ ले गए हैं और पहले कभी गए नहीं इलाज करवाने के लिए बरतानिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो फ्लड के लिए फंड इकट्ठे करने गए, वो भी उन्होंने कभी किया जिंदगी में बरतानिया जाके पहले। तो अगर वहां कुछ ऐसी मुलाकातें हो जिसके बाद परवेज इलाही अपने साथ PMLN को ले लेते हैं, PTI को छोड़ देते हैं, ऐसा हो सकता है कानूनी तौर पर? जी बिल, अगर देखें अगर परवेज इलाही साहब और साथ उनके जो मेंबर्स हैं PMLN-Q के, तो मेरे ख्याल से अगर वो चाहें तो फिर तो हुकूमत खत्म हो सकती है। PTI के पास मेजॉरिटी तो नहीं है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो काफ लीग का जो वोट है एट एंड ऑफ द डे वही काउंट होगा, वही इस्टेब्लिश करेगा कि गवर्नमेंट PMLN की बनी है, PDM की बनी है। आई मीन लेकिन हुकूमत किसकी खत्म होगी? मतलब परवेज इलाही अपनी चीफ मिनिस्टरशिप खत्म कर देंगे? नहीं, परवेज इलाही तो चीफ मिनिस्टर है ना, मतलब क्या वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए PTI को फारिग करे, PMLN के साथ ले लें? ऐसा हो सकता है? देखें कानूनी तौर पे तो पॉसिबल है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं देन ही इज गिविंग अवे टू मच ना जी। अपनी चीफ मिनिस्ट्री भी तो फारिग करें, तो लीगली इट्स पॉसिबल कि परवेज इलाही साहब अपना अलहदा ब्लॉक बना के PDM में चले जाएं अपने साथ 10 मेंबर्स लेके। कानूनी तौर पे आइन में इसकी गुंजाइश है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन देखें इट लुक वेरी इरैशनल और वेरी इलॉजिकल बात लग रही है कि आप अपनी चीफ मिनिस्टरशिप उसके लिए कुर्बान कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टरशिप रखते हुए ये कर सकते हैं? फिर आई डोंट नो, मेरा सवाल ये है कि वो चीफ मिनिस्टरशिप तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्या वो चीफ मिनिस्टरशिप रिटेन करते हुए अपनी पार्टी चेंज कर सकते हैं सपोर्ट बेस कि मैं PMLN की तरफ से चीफ मिनिस्टर बन गया हूं, PMLN प्लस PMLQ, ऐसा कर सकते हैं? नहीं देखे उसके लिए तो जी पूरा प्रोसेस होगा जो आपने देखा है, जो उस्मान बुज़दार के लिए फॉलो हुआ, जब ऊपर प्राइम मिनिस्टर के लिए फॉलो हुआ, तो सारा प्रोसेस होगा जी। एक दिन में ये तो नहीं होगा जी मैं पूरी काबीना चेंज कर रहा हूं, ये सारा कुछ कर रहा हूं, ये तो अभी पता लगेगा, सारा टाइम आगे जाएगा। तो अचानक उनको ख्वाब आता है, वो ख्वाब में देखते हैं कि नहीं। एक और भी साथ ही खबर दी, ये तो सिर्फ है सेल परचेज, इसके अलावा जो एक नहीं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, कोई सेल परचेज नहीं हुई। राणा साहब इनको शायद अंदाजा नहीं होगा, जो करने वाले हैं वो उनको शायद पता नहीं लग रहा है। इससे बढ़ के जो है वो धमकाने का प्रोसेस भी है, एक प्रेशर किस्म का जो एक रेज किया जा रहा है, एक वो जो ना प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है MPs के अगेंस्ट, की हुकूमत गिरने वाली है, इट इज हाई टाइम यू चेंज द पोर्ट्स नाउ। ये भी एक इंप्रेशन बिल्ड किया जा रहा है। बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है दैट इज द ओनली थिंग इन लोगों को डिटर कर रही है कि हमने इस तरह का काम जो ना कर जाना है। अब अगर फॉर एग्जांपल लॉन्ग मार्च के लिए खान साहब कॉल देते हैं, जो एक मस्त चीज है वो पंजाब गवर्नमेंट है। इनको पता है अगर पंजाब गवर्नमेंट हमारी रह गई तो खान साहब को कोई नहीं रोक सकता बमाए अवाम के जो इस्लामाबाद डी चौक पहुंचा है। इस वजह से ये एक्शन होना ही होना है, दे हैव टू डू इट, ये उन्होंने एक्शन करना है। अब उसके लिए क्या तरीके का अख्तियार करते हैं, कौन कैसे करता है, कौन पैसे कितने लगाता है, ये बहुत छोटे नट्स एंड बोल्ट है। हैविंग सेड दैट, लॉन्ग मार्च के लिए पंजाब गवर्नमेंट, इनको नजर आ रहा है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट हुई तो खान साहब डी चौक पहुंचेंगे एंड 15-20 हजार नहीं, डी चौक की क्या सिग्निफिकेंस है इस पाकिस्तान में, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये 1500 बंदे बैठे थे किसानों, इनकी क्या सिग्निफिकेंस थी?
व्हाट वाज सेक्रेटरी, इट इज द इंपॉर्टेंट एक इशू है, उसके लिए अवाम उठते हैं, वो अपना पॉइंट लेके आते हैं. एंड डू यू थिंक कि अगर डी चौक में 4-5 लाख आदमी आएगा और वो कहे कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, हमारे मौशी हालात को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, ये चोरी करके मैंडेट आए बैठे, इनके पास एथिकली लीगली तो एथिकल क्या मैंडेट रहेगा हुकूमत में रहने का? दिस इज वांट टू शो टू द वर्ल्ड. उसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि मौलाना ये कहते हैं कि भाई मैं भी लाख बंदा ला सकता हूँ, कोई और कहता है मैं भी ला सकता हूँ, टीएलपी भी ला सकती है, तो बंदे लाने से हुकूमत खत्म होने का तस्वर जो है बहुत अजीब. की जो कल्ट फॉलोइंग है उसका इस तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं था. ये जो लोग आएंगे ये कल्ट फॉलोअर्स नहीं है. इमरान खान साहब किसी एक मजहबी लीडर, नॉट एट ऑल. देखिए वो पॉपुलर एक है, खान साहब ने जो नजरिया जो नैरेटिव बात की है लोगों को, वो हकीकी आजादी का, कि ये जो गुलामी है कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में 70 साल से, इसको भी गिरा दो, इस हुकूमत को गिरा दो, उसको ले आओ, ये खत्म होना चाहिए. अल्टीमेटली अवाम की चॉइस है कि उन्होंने किसको लेके आना है. इस वक्त शायद अरबाब इकदार को समझ लग रहा है कि खान साहब 2/3 अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं. इसके अंदर एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है. पंजाब की आबादी होगी 11-12 करोड़ कम से कम, ठीक है. खैबर पख्तूनख्वा की 5 करोड़ की आबादी, दोनों जगह आपकी हुकूमतें हैं, ठीक है. अभी मतलब कोई भी जिसकी हुकूमतें होंगी वो अगर उसको फ्री हैंड मिल जाए तो वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख बंदे जो है बसों ट्रकों में भर के ला सकता है इस्लामाबाद में. लेकिन हुकूमत इस्लामाबाद की बिल्डिंग्स में थोड़ा है, हुकूमत तो एक सिस्टम के अंदर है, उसकी कानूनी हैसियत है. आप हुकूमत गिराने आ रहे हैं, ये सिर्फ एक मुतालबा करने आ रहे हैं. अच्छा देखिए उसकी अपनी कॉनोटेशन. जब इलेक्शन की डेट मांग, जब सिंध गवर्नमेंट के पास ताकत थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ डी चौक पे आए थे, हमने नहीं रोका था. डी चौक पे आके खिताब भी किया था और रातों रात आधे पौने घंटे के बाद वो थक के वापस चला गया था. पॉइंट क्या था कि उसके पीछे वो अवामी फोर्स नहीं थी, जो साथ वो किराए के लोग लेके, किराए की वैगनें लेके आए थे. ये आपने तो आप कह रहे हैं किराए के थे, वो कहते हैं मेरे जानिए डॉक्टर साहब, मैं तो अब ये सोच रहा हूं, मुझे खान साहब ने कहा ये बताओ अंदाजा है कि मुझे पीपल्स पार्टी के लीडर मिले थे, वो कहने लगे कि बिलावल भुट्टो जीनियस है. मैंने कहा कैसे? सबका है जीनियस, नजर आता है देखने में. अच्छा नहीं, मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक के बाद बात करता हूं. ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक. नाज़रीन वेलकम बैक. नाज़रीन लीगल इश्यूज की तरफ चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं सेनेटर साहब के साथ इसको समेट लूं पिछली डिस्कशन को. क्राउड ला के हुकूमत नहीं आप बदल सकते, इस पे तो एग्री करते हैं. आप ये कहते हैं कि हम अपनी पॉपुलैरिटी दिखा के दुनिया के सामने ये डिमांड रखना चाहते हैं कि हमें एक अर्ली इलेक्शन की डेट चाहिए. वो आपको डेट दे देते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, कहते हैं नहीं हो सकता. अच्छा डॉक्टर साहब आपको दे देते हैं, कहते हैं हमने 25 मार्च को करा देंगे इलेक्शन, लेकिन बाद में कहते हैं अब कुछ जल्जला आ गया, फ्लड आ गया, नहीं हो सकता. देखिए किसी भी ज़ी शूर इंसान के लिए टेम्परेचर को गेज करने के लिए 2-3 इंडिकेशंस है. आप बाई इलेक्शन करा के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा पॉपुलैरिटी खत्म होगी. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम इस्लामाबाद में 2, 4, 5 लाख लोग ले आते हैं और पॉपुलर डिमांड खुद आते हैं, ये नहीं कि हम उनको लेके आ जाते हैं, और वो यहाँ के कहते हैं कि जी आप इलेक्शन कराएं. हाउ कैन यू रेजिस्ट इट? आप कैसे कह सकते हैं? पॉपुलैरिटी ये है कि अवाम हमारे साथ खड़े हैं, इनके साथ कौन खड़ा है? दैट इज द क्वेश्चन. वो ये कहते हैं कि असेंबली के अंदर हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पास ये ज्यादा है, दुनिया में असेंबली में नंबर अपने करें. दुनिया में जहां कभी, और डॉक्टर साहब ये आज की बात आप पूरी मतलब कहीं भी जाके देख लें, दुनिया में जब कभी लोग प्रोटेस्ट करके बाहर निकलते हैं तो वो जब हुक्मरान बैठे होते हैं, दे लिसन टू द पीपल कि लोगों की इस वक्त नब्ज कहां पे चल रही है. इफ द पीपल वांट इलेक्शन, वो कहते हैं यार ठीक है आओ इलेक्शन करा. और इसमें बुरी डिमांड है क्या? हम कौन सा कह रहे हैं कि आप हमें प्लेट में रखे हुकूमत देते, हम यही कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के देख लें. अगर मैंडेट तो 5 years ऑल टुगेदर. और दूसरे सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट. अगर इस गवर्नमेंट को, सिटिंग गवर्नमेंट को इसी हालात में चलने दिया गया तो गवर्नेंस तो इस वक्त पाकिस्तान में है ही नहीं. ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जो एक वो अपनी जो हुकूमत का एक तवालत है उसी को कर रहे हैं ना. आप अभी मरियम के केसेस की बात अभी बाद में करेंगे. पिछले 5 महीने ने इस गवर्नमेंट में अचीव क्या किया? इकोनॉमी के हवाले से कुछ नहीं, गवर्नेंस के हवाले से कुछ. इलेक्शन की डिमांड से क्यों इतना डरते हैं आप? अच्छा मैं आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस. देखें 2-3 चीज़ें. इनको एक तो खौफ है मीशत ना ठीक हो जाए, मीशत ठीक हो रही है. अभी दार साहब ने कहा $200 से नीचे इंशाल्लाह ताला आ जाएगा. दूसरा महंगाई की कमर टूटने जा रही है तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया. गंद इनका था, हम साफ कर रहे हैं. देखें ये बड़ी ज़रूरी बात, और जो आपने सवाल किए बड़े पर्टिनेंट हैं इस वजह से कि ये इनको रोकना बहुत ज़रूरी है कि अवामी फोर्स ये समझते हैं कि ये ले आएंगे और ये समझते हैं कि ये पॉपुलर हैं तो ये लाख बंदा ले आए. वैसे तो जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा कि 10-15 हज़ार होगा, ये मिसाल के तौर पे 5 लाख बंदा ले आते हैं तो इसका मतलब है 5 लाख बंदा जो है वो 22 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्या जो MNAs वहाँ बैठे हैं वो 2-2, 3-3 लाख लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है एक MNA? और अगर मेजॉरिटी MNAs जो हैं वो गवर्नमेंट के अंदर हैं तो क्या वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? क्या ये प्रेसिडेंट अगर मिसाल के तौर पर ये लाते हैं 5 लाख और हुकूमत गिर जाती है तो क्या हुकूमत को नहीं गिराना चाह रहे? ये कह रहे हैं कि हम एक इलेक्शन की डेट दे. चले इसी को एग्री करते हैं. वो क्यों नहीं देते? चले इलेक्शन की डेट वो कहते हैं, ये कहते हैं 5 लाख मिसाल के तौर पे बंदा ले आए, वैसे तो नहीं आएगा लेकिन ले आए, और ये कहते हैं कि जी इलेक्शन की डेट दो, और हुकूमत डेट दे देती है इलेक्शन की इनसे घबरा के. तो क्या जब ये हुकूमत
हुकूमत में इनको लगता है अगले इलेक्शन के बाद ये आ जाएंगे तो हम 5 लाख बंदा लेके आ जाएंगे, फिर क्या ये दोबारा इलेक्शन की डेट दे देंगे? तो ये बड़ा जरूरी है कि यू कैन नॉट अलाउ दिस इन दिस सिस्टम। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ख्वाहिशात के ऊपर, आप अपनी एक कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर, जो कि साबित होगी उस ऑडियो लीक से कि इनकी जो हकीकी आज़ादी और आलमी साजिश थी वो कितनी बोगस थी और कितना बड़ा वो प्रोपेगेंडा था, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन आप कोई भी नहीं, एक मिनट, आप कोई भी बहाना बना के, कोई भी एलिगेशन लगा के आप कहें कि हम बंदे लेके आ रहे हैं और आप इलेक्शन कराएं, तो क्या इससे निजाम चलेगा? क्या आगे हम ये इसका क्विकली जवाब दे? सिंपल से, अगर फॉर एग्जांपल इनको ऐसे ही चलना दिया जाए, डू यू थिंक निजाम चलेगा, इकोनॉमी चलेगी, आवाम की डॉक्टर साहब जो एक और सवाल, 10 महीने की हुकूमत रह गई है, मुझे बताएं, हम कहते हैं जी हम 2 महीने पहले इलेक्शन करा लेते हैं, उससे आपको क्या मिलेगा? 10 महीने आपको क्या जल्दी? एक बात बताएं, अनसर्टेनिटी इस वक्त ऐसी है कि दुनिया के जो मेन फाइनेंशियल पावर्स हैं वो आप पे ट्रस्ट करने को एतबार नहीं, ये गवर्नमेंट क्योंकि चलने वाली नहीं है, इसलिए इनके साथ कोई बार्गेनिंग ना किया जाए, क्योंकि इनके साथ जो कमिटमेंट है वो आगे नहीं चल सकेगी। देखिए, IMF आपके साथ एंगेज्ड है, वर्ल्ड बैंक एंगेज्ड है, ADB एंगेज्ड है, दुनिया अभी UN ने, मैंने ये सवाल कल पूछा था खान साहब से, दुनिया ने 900, वो कहते हैं कि जो $32 बिलियन की PMLN वाले बात करते हैं, ये तो कर्जा ले रहे हैं आप, ये कर्जा उतारना होगा, इसका मजीद इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट होंगे। तो जब आप करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के जो आप गए 18 अरब का, और जिस तरह 17.5-18 अरब का छोड़ के गए, 20 अरब, हाँ, तो छोड़ के गए ना, तो तब लेने आपको तब भी लेने पड़े, और जो आपका बैकलॉग चल रहा है आपको वो उसके लिए तो चलाना है, मुल्क तो चलाना है। इनके पास नहीं, आपने देखें फंडामेंटल चेंजेस तो आपने करनी है, लेकिन अभी के लिए तो यू हैव टू डू दिस, ये भी यही करेंगे अगर ये आ जाएंगे, इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन। इन्होंने ये जो किया, इन्होंने तो 20,000 अरब का कर्जा लिया ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि 74 ईयर्स। अच्छा, मैं वापस नियाजी साहब आपकी तरफ आता हूं। हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि कमेटी बिठाई जाए जिसमें लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब भी हैं, और ये कमेटी जो है वो देखेगी कि ये जो साइफर चोरी हो गया है और जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो ऑडियो लीक्स है, ये किस किस्म का मामला है? ये आपको क्या समझ आती है कि साइफर की तो कॉपीज एग्जिस्ट करती हैं, उसकी मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में पड़ी है, एक कॉपी आर्मी चीफ, एक कॉपी चेयरमैन जॉइंट चीफ के पास, एक फॉरेन सेक्रेटरी, एक फॉरेन मिनिस्टर, एक चीफ जस्टिस के पास भी है, तो ये इसका क्या मतलब है? देखें, ये जब कोई भी डॉक्यूमेंट होता है मोहित साहब, इधर इट्स डिक्लेयर्ड एज कॉन्फिडेंशियल और इधर इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज कॉन्फिडेंशियल, और उसको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है उसको रिमूव भी किया जा सकता है, मिनिस्टर इंचार्ज भी कर सकता है, कैबिनेट भी कर सकता है, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंशियल है, इट्स सीक्रेट डॉक्यूमेंट, और वो लीक हो जाता है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर फिर आप उसको प्रोसिक्यूट करते हैं। अब ये जो कमेटी बनाई गई है, अगर वो अपनी फॉर एग्जांपल कोई फाइंडिंग्स देती है, रिकमेंडेशंस देती है, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी। अगर आपने इन्वेस्टिगेट करना है, प्रोसिक्यूट करना है उसकी बेसिस पे, देन यू हैव द लॉ, फिर आपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू जो उसके नीचे FIR होती है, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन। लेकिन न्याल साहब, वहां तो कैबिनेट ने जब ये डॉक्यूमेंट लहराया गया 27 मार्च को, तो उसके अगले कोई 2-3 दिन के अंदर अंदर कैबिनेट ने इसको डीक्लासिफाई कर दिया था, बिकॉज पहले कहा गया कि 10 सेलेक्टिव जर्नलिस्ट को उनको पढ़ के सुनाया जाएगा, फिर लॉ कमेटी ने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि आप नहीं सुना सकते, नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते जब तक कि डीक्लासिफाई नहीं होगा। फिर उसको एक दिन लगा, 24 घंटे के बाद उसको डीक्लासिफाई किया गया, और उसके बाद उसके महज उसको पढ़ के सुनाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो वो तो डीक्लासिफाई हो चुका है। कल मैंने इमरान खान साहब से पूछा भी था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट तो डीक्लासिफाई हो चुका है। देखें, वही मैं कह रहा हूँ मोहित साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर इस पे ऑफेंस बनता है, मैं कह रहा हूँ अगर करना है तो तरीकाकार वहां पे है। और जहां तक इसी क्लासिफिकेशन डीक्लासिफिकेशन की बात है मोहित साहब, इस मुल्क के मेरे ख्याल से 22 करोड़ अवाम को सारे कंटेंट्स पता है उस मरासले में क्या लिखा हुआ था, तो इट्स ऑलरेडी इन द पब्लिक, एवरीवन नोज उसमें क्या रिटर्न था, क्या नहीं था। हाँ, अगर नहीं देखा किसी ने तो वो सामने से नहीं देखा, अगर आपने प्योर उसको स्ट्रिक्टो सेंसो उसकी प्रोसिक्यूशन करनी है, फिर तो तब करते जब इस वक्त उसकी जो अंदर इंफॉर्मेशन थी वो सारी आउट हो गई थी। अब तो उसमें मेरे ख्याल से अगर आप उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट या इंफॉर्मेशन लीक किया, तो मेरे ख्याल से बड़ी रिडंडेंट एक्सरसाइज होगी। इट्स ऑलरेडी इन द पब्लिक फॉर द पास्ट 3-4 मंथ्स,
जब से वो इंफॉर्मेशन उसके कंटेंट्स आउटसाइड आ गए। अच्छा रन साहब, लेकिन पहले ठीक है मेरे साथ रहे, पहले कई महीने तक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और आपकी पार्टी ये कहती रही, मेरे साथ रहे नया साहब, कि ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता इस तरह से, ये एक्सप्लॉइट किया। अब आप लोग कह रहे हैं ये चोरी हो गया, तो फिर इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि बड़ी सीरियस किस्म की चीज थी जो चोरी हो गई। नहीं देखिए, साइफर क्या होता है, साइफर जो है, साइफर तो बेसिकली एन्क्रिप्शन का नाम है, इनक्रिप्शन का नाम है, जो एम्बेसडर्स आपके जो फॉरेन ऑफिसेज हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के, वो कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन वो इनक्रिप्टेड मैसेज होता है और फिर वो डी इनक्रिप्ट होता है, यानी कि वो उसको ट्रांसलेट किया जाता है। नहीं, परेशानी मैं आपको बताता हूँ इसकी सीरियसनेस क्या है। सीरियसनेस ये है कि अगर वो हूबहू उसकी ट्रांसलेशन किसी आपके दुश्मन के हाथ लग जाए तो सारे पाकिस्तान को पता है कि नहीं, आप दिस नीड्स टू बी हर्ड कि अगर वो किसी दुश्मन के हाथ में लग जाए तो जो वो कोड है या जो इनक्रिप्शन का मेथड है वो कैसे पता चलेगा? वो पता चल जाएगा ना कि जो इनक्रिप्शन है वो किस तरीके से ट्रांसलेट होती है, और जितनी पहले कम्युनिकेशन होती रही है एम्बेसीज की पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, वो भी डी इनक्रिप्ट हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल, तो उसका रिस्क क्या है? ये उसका रिस्क ये है, कंट्रीज अपने दिस इज राइट, इट्स नॉट चेंज करते रहते हैं ना सारे कंट्रीज अपने इंक्रिप्शन कोड। तो जब तक वो नहीं चेंज हुआ तब तक की जो कम्युनिकेशन है वो सारी जो है, अगर दुश्मन के हाथ में है वो लीक हो जाएगी। दिस इज सो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा साइफर एक ऐसा सवाल है जिससे इस कौम का मुस्तकबिल अटैच्ड है, उसका सिर्फ एक कोड चेंज होना ना चेंज होना बहुत मैटर कर रहा है, और पूरे पाकिस्तान की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक है पड़ी, जिसको आप कॉन्स्पिरेसी कहते हैं कि अमेरिकन साजिश के तहत यहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो मैटर नहीं करती, उसका कोड चेंज करना मैटर कर रहा है। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गायब नहीं होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि एम्बेसडर का मैसेज एग्जिस्ट करता है, उसमें थ्रेट एग्जिस्ट करती है, उसमें मुल्क का ना सिर्फ कोड का इशू था। लेट मी रिस्पोंड टू दैट। देखिए, साइफर तो एग्जिस्ट करता है, साइफर के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन है जो आपके एग्जिस्ट करती है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई कंस्पिरेसी नहीं है, देयर इज नो कंस्पिरेसी। सारी पब्लिक को पढ़ा दे वैसे तो इन्होंने देखे आधा, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि उसकी सीरियसनेस मैंने आपको बता दी कि फिर सीरियसनेस कैसे हुई जब वो लव लेटर है? नहीं, कोई भी साइफर, यू कैन नॉट मेक एनी साइफर पब्लिक। अगर वो साइफर किसी भी साइफर को वो सीरियस है या वो नॉन सीरियस है, कोड छुपा के पब्लिक कर दे। सारी कम्युनिकेशन जो होती है, जो आती है, चाहे वो लंदन की आपका हाई कमीशन भेजे, वो तो सारी सीरियस ही होती है, क्योंकि आप ये सीरियस है। ये जो साइफर आया अमेरिका से, कंस्पिरेसी नहीं है, कॉन्स्पिरेसी नहीं है, लेकिन सीरियस है। वो सारे साइफर सीरियस होते हैं, सारे साइफर में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। सीरियस क्या चीज है जिसको आप छुपाना चाह रहे हैं? एवरीथिंग ऑफिशियल बिजनेस इज सीरियस। मज़ीद बात करते हैं कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे कन्वे कौन करता है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। लीगल इश्यूज हमारे रह ही गए, मैं सीधा चलता हूं जनाब एडवोकेट अबूजर जनाब सलमान न्याजी साहब की तरफ। सर, दो चीज़ें आज हमारे सामने आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। एक तो फैसल वाडा की पिटिशन जो है लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ, उसे सुनते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह ऑब्जर्वेशन और कमेंट दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) जालिमाना है, ये बड़ा सख्त है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि PTI की जो पिटिशन है नैप अमेंडमेंट कानून के खिलाफ, उस पर डेली रोजाना की हियरिंग का फैसला हुआ। इन दोनों डेवलपमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? देखें, मुझसे पहले तो हम 62(1)(f) पे आ जाएं। देखें, 62(1)(f) बेसिकली आपको बताता है क्वालिफिकेशन, कि अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास होगी या नहीं होगी तो यू कैन नॉट एंटर द पार्लियामेंट। जैसे एज लिमिट बताते हैं सेनेटर की, MNA के लिए बताते हैं, फिर डुअल नेशनैलिटी की बात करते हैं। और साथ 1F में लिखा हुआ है 62 के अंदर ही कि अगर आपके पास के खिलाफ एक कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की डिक्लेरेशन है कि आप सादिक और अमीन नहीं है तो यू कैन नॉट एंटर द पार्लियामेंट। अब उसमें टाइम लिमिट नहीं प्रोवाइडेड। अब इसकी इंटरप्रिटेशन हमारे एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने खुद ही समीउल्लाह बलोच के केस में की थी। 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है जो ये कहती है कि क्योंकि जब तक कोर्ट की डिक्री या जजमेंट इन फील्ड रहती है कि यू आर नॉट सादिक एंड अमीन, तब तक आप उस पार्लियामेंट में एंटर नहीं कर सकते। हाँ, ये कानून ये है, इंटरप्रिटेशन ये है, लेकिन अगर आप ये ये बात करें कि ये ड्रैकोनियन है कि नहीं है, ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। आई टोटली एग्री कि ये है, लेकिन इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं है। आपने कानून ऐसा बनाया आइन में। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इसको अमेंड कर ले विद 2/3 मेजोरिटी और कानून को वाजिया कर देंगे जी कितनी। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं न्याजी साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की है। आपने फर्क कर दिया है ऑब्जर्वेशन में और जो एक लीगल कंक्रीट रियलिटी है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है
इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि वो ये कह रहे हैं कि इसे यानी कोर्ट ये फैसला नहीं कर सकती कि लाइफ बैन नहीं होना चाहिए बिकॉज वो और प्रिंसिपल से गवर्न हो रहा है। एम आई राइट इन अंडरस्टैंडिंग यू सर? देखिए 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है, अगर इसको जो कोर्ट की रूलिंग ये कहती है अगर आपने इसको खत्म करना है, देखें कोर्ट कभी भी जो गैप्स है उनको फिल नहीं कर सकती। कोर्ट अपनी मर्जी से 5 साल ऐड नहीं कर सकती आइन के अंदर या 10 साल ऐड नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपने इसको चेंज करना है, मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल को ये वायलेट करता है कि इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। आप इसको आइन में तरमीम करके 5 साल कर दे, 10 साल कर दे, 2 साल कर दे, आई डोंट हैव एन इशू विद इट। लेकिन कोर्ट खुद इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद से ये फैसला नहीं करेगी कर सकती, बल्कि इसको वापस पार्लियामेंट को, नेशनल असेंबली को रेफर करेगी। इज दिस व्हाट यू सेइंग? देखिए मुईद साहब, एज इट इज जो 62(1)(f है उसमें क्लियर पता लगता है ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। यही 5 मेंबर बेंच ने कहा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं इसमें ये खत्म हो लाइफ टाइम, तो देन द पार्लियामेंट इज द फॉरम, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट ही बताएगा कि कितने साल का करना है। सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से साल इसमें ऐड नहीं कर सकती, 5 साल, 2 साल, 10 साल। सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर टू डू इट। ये चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन है। हाँ, अगर 10 मेंबर बेंच करने को चाहे तो कर तो सकता है कल को 5 मेंबर से ऊपर वाला बेंच, लेकिन मेरे ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा स्टेप नहीं लेगी कि एक खुद ही आइन में तरमीम करके एक नए साल ऐड कर दे, 5 साल कर दे, 10 साल कर दे। आई डोंट सी दैट सुप्रीम कोर्ट विल गो टू दैट एक्सटेंट कि वो इसको चेंज ही कर दे पूरा। अच्छा, रुक जाए मेरे पास 1-2 मिनट रह गए। राणा साहब, मुझे किसी ने ये बताया था कुछ अर्सा पहले, जुलाई के आखिर में, कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई होना होगा, फिर दोनों ही डिस्क्वालीफाई होकर जाएंगे नेशनल असेंबली के सामने, फिर नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन भी वहां से खत्म करानी होगी और यूं मामला आगे चलेंगे। कुछ इस तरफ जा रही है डायरेक्शन? देखिए, मुझे तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कमेंड सुप्रीम कोर्ट के, वो बड़े परसेप्टिव हैं पीटीआई की पिटिशंस के ऊपर, और ये नैब की सुनवाई भी जो है वो लग गई। सेट किया जा रहा है और नहीं, यहाँ फैसल वाडा की भी बात सुननी गई। वाडा तो बेचारे यूज हो रहे हैं कवर में। फैसल वाडा कहते मुराद अली शाह, सादिया अब्बासी, हारून अख्तर और नुसरत सादिक की भी वही केस है जो फैसल वाडा का है, उनको ये सजा नहीं मिली भी। हाँ नहीं, बिल्कुल। देखें, ये तो जो लीगल एस्पेक्ट है वो आपके पास आ गया कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई जो है वो तशरीह पहली हो चुकी है। जो 5 मेंबर बेंच ने जो जजमेंट दी, तो इट विल स्टिक। और उसकी जो है वो 63A के ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह, इमरान खान ने डिस्क्वालीफाई होकर यही आना है नवाज शरीफ के साथ कि नहीं आना? नहीं, देखें बात दोनों की खत्म हो जाए डिस्क्वालीफिकेशन। देखें बात ये कि 62(1)(f ड्रैकोनियन है या नहीं है। यहाँ सबसे पहले तो कमजोरी है पार्लियामेंट की, पॉलिटिशियंस की, कि उन्होंने ये जो लूप्स जो हैं वो छोड़े हुए हैं, गैप्स छोड़े हुए हैं, और वो मिलके इन चीज़ों को कवर नहीं कर सके कि ये सुप्रीम कोर्ट को तशरीह करना पड़ता है। ड्रैकोनियन है, बिल्कुल है, चेंज होना चाहिए मिलके। अगर सियासतदान में इतना शऊर हो, आपस में कोऑर्डिनेशन हो जो अपोजिशन गवर्नमेंट की होनी चाहिए, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो वैसे ही जो है वो कार्रवाई कर लेनी चाहिए। देखें, ये जो आप जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, जो जितनी लाइन लगी हुई है केसेस की, मेरे ख्याल से वो वैसे ही फारिग हो जाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे। अच्छा, किस केस में होंगे? तोशा खाना है, फिर उसमें फॉरेन फंडिंग है, फिर अब ये जो कंस्पिरेसी आ गई है जो उन्होंने ये ऑडियो लीक्स के अंदर की है या आलमी साजिश की, तो वो ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो। तो हमें ये कोई वो हमारी ये ख्वाहिश नहीं है कि वो मैं सुन रहा था मरीम नवाज साहब वो कह रही थी कि ये अपार्टमेंट्स जो थे नवाज शरीफ साहब के नहीं थे, वैसे रहते वो उधर ही। ये हैं किसके अपार्टमेंट्स? देखिए, उनके बेटों के हैं, वो वहाँ वो रिहाइश पजीर हैं, और उनके नाम पे मेरा ख्याल है कि उनके नाम पे हैं। और उनके नाम पे क्या मतलब? आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। कंपनी जो है, जो नीलसन कंपनी जो ऑफशोर कंपनी है, मरियम नवाज शरीफ उसकी ट्रस्टी हैं, और ये हुसैन नवाज की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। बिल्कुल, तो वो कह रही मैं ओनर नहीं हूं, मैं ट्रस्टी हूं। वो ट्रस्टी, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि वो जो उसका जो मनी ट्रेल है वो भी उन्होंने दिया गल्फ स्टील मिल्स कैसे से, और फिर वो साबित नहीं हो रहा कि किसके। नहीं, मैंने तो बता दिया ना आपको किसके। तो अदालत में नहीं साबित हो सका? नहीं, अदालत में ये केस ही नहीं था। केस तो ये था कि वो नवाज शरीफ के हैं या वो मरियम नवाज के हैं। वो केस में ये था कि जो नवाज शरीफ 1993 में जो पैसे लेके गए थे इन फ्लैट्स के लिए, उसमें मरियम नवाज शरीफ ने अपने वालिद को असिस्ट नहीं किया, पैसे चोरी करके। वक्त हमारा खत्म हो गया। तमाम हमारे गेस्ट का बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था कि शेक्सपियर ने 16वीं सदी में पाकिस्तान का नक्शा डिस्क्राइब किया जब उन्होंने प्ले लिखा मच अडू अबाउट नथिंग। थैंक यू सो मच।